सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, क्या है आईपीओ के डिटेल्स, साथ ही साथ आईपीओ की डेट्स क्या है वो भी समझेंगे। और भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे इस आईपीओ के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। अभी आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं और यहाँ पर हम लोग समझते हैं 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में आईपीओ चलेगा। 24 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी। 26 तारीख के दिन आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो। और 26 तारीख के दिन ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। 27 तारीख के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ट्रांसरेल वाला वीडियो में भी बताया था कि ये वाला मतलब ये जो प्राइस, ये जो डेट है आईपीओ की ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में 5 से 6 अलग अलग आईपीओ आ रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से आईपीओज, ये जो भी कौन सी कंपनी है जो अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन और साथ ही साथ अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी दे सकती है। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपये के ऊपर आ रहा है। प्राइस बैंड 305 से लेकर 321 रुपये तक आएगा। तो अगर आपके ब्रोकिंग अकाउंट पे कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन है या अगर नहीं है तो 321 प्राइस पर ही हम लोग अप्लाई करेंगे अगर अप्लाई करना है तो। 46 शेयर्स का एक लॉट साइज़ बन के आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट नंबर है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इशू साइज़ की तो 550 करोड़ का इशू साइज़ है, यानी कि कंपनी उतने पैसे मांग रही है मार्केट से, जिसमें से 400 करोड़ के आसपास का नंबर है। 400 करोड़ तक का जो भी है वो कंपनी के जेब में जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। और जो 150 करोड़ है वो जाएगा प्रमोटर्स के पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 72% के आसपास, 70% के आसपास का जो भी पैसा है वो जाएगा कंपनी के पास और 30% का पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास। तो ये रेशो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रेशो है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोटास की बात कर लेते हैं कि कितना किसको क्या कोटा मिला है। तो क्यूआईबी को मिला है 50% का कोटा, रिटेल के पास 35% है और एचएनआई के पास 15% है। अभी अगर आपको रिटेल में आपको एक लॉट लेना है तो आपको कॉस्ट पड़ेगा 14,766 का। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर चली जाएगी आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 100% पूरा का पूरा शेयर होल्ड प्रमोटर्स के पास है। अभी पोस्ट होल्डिंग मतलब ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, बट जो भी है आईपीओ आने के पहले कंपनी को नहीं नहीं बोल के तो 75% के नीचे होल्डिंग्स लानी पड़ेगी प्रमोटर्स को। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तक तो ये कंपनी अभी तक तो मतलब जो आईपीओ के डिटेल्स के हिसाब से तो सब कुछ सही लग रहा है। बट डेफिनेटली हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियल समझने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी में पैसे लगाना वर्थ है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं। तो लगभग 2005 में कंपनी शुरू हुई थी, लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है। अभी इसका मेन काम क्या है, ये पॉलिस्टर यान मैन्युफैक्चरर एंड ग्लोबल सप्लायर ऑफ कॉटन यान के बीच इसमें काम करती है। द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यान बिजनेस वर्टिकल। पॉलिस्टर यान प्रोडक्ट्स हो गया, कॉटन यान हो गया और टेक्निकल टेक्सटाइल यान हो गया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। ठीक है, अभी ये टेक्सटाइल किस में काम आते हैं, ये जो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो किस में काम आते हैं, वो ऑटोमोटिव में काम आते हैं, हेल्थ केयर में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में काम आते हैं और प्रोडक्टिव क्लोथिंग में काम आते हैं। ठीक है, तो ये लोग का जो ये ना, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कपड़ा बनाने के बिजनेस में नहीं, ये लोग जो कपड़े को जो ये देते हैं ना, क्या कहते हैं उसके बिजनेस में ये लोग जो मटेरियल देते टेक्सटाइल में है। ये लोग एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है जिसके अंदर जो लोग कपड़े बनाने का जो मटेरियल रहता है वो लोग देते हैं, और एक होता है अपैरल इंडस्ट्री जिसके अंदर बनाया हुआ कपड़ा देते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग मतलब एक हिसाब में देखा जाए तो सेगमेंट सेम है, बट इंडस्ट्री फिर भी थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, वो चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे एज ऑफ September 30, 2024 द कंपनी हैड मोर देन 3,200 active varieties of yarn products, that is yarn manufactured by us from April 1st 2021 to September 2024। ठीक है, तो ये लोग के पास 3200 अलग अलग वेराइटीज़ है वो लोग के जो प्रोडक्ट्स की, साथ ही साथ 45,000 से ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स भी है लोग के पास। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 14,000 वेराइटीज ऑफ yarn products and more than 1,90,000 SKUs that are used in various forms and for varied end uses। ठीक है, तो इसके अंदर
अभी अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी के पास ये कहीं ना कहीं हम लोग कंपनी की स्ट्रेंथ समझ सकते हैं कि ये लोग के पास इतने अच्छे कॉम्बिनेशन, इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कि लगभग 2 लाख SKUs है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी ये होता है कि आपके पास अलग अलग इतने ज़्यादा SKUs हो जाते हैं ना, तो कई बारी आपका जो एक एक बोलता है एक हीरो प्रोडक्ट होता है ना, तो वो आपका निकलने में कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है कि आपका ब्रांड उससे समझ में आता है कि हाँ भाई, अगर ये भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इस ब्रांड का है, समझ रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा एक पंगा हो जाता है। बट हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो उसमें भी हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम लोग जून 30 2024 के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने 14 से 27 और 29 कंट्रीज़ में ये लोग ने अपना क्या कहते हैं, ये लोग ने अपना एक्सपोर्ट करा है। अगर तो जून 30 2024 में देखेंगे तो 14 कंट्रीज़ में लोग ने एक्सपोर्ट करा है। पूरे 2024 के साल में देखेंगे तो 27 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करा है, और 2023 में लोग ने 29 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी के पास 925 डिस्ट्रीब्यूटर है 7 कंट्रीज़ में। कौन सी कंट्री है? डेफिनेटली इंडिया में है, अर्जेंटीना में है, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड इसराइल में है। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर भी है और ग्लोबल प्रेजेंस भी है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और हम लोग ने अभी काफ़ी सारे आईपीओ में देखा है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर भी रखती है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट अगर मिलता है तो उधर का रेवेन्यू हम लोग को डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो अपने से हायर करेंसी यानी कि इंडिया की करेंसी से हायर है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प करेगा, यानी कंपनी को हेल्प करता है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन सिल्वासा। कंपनी क्लाइंट कंप्राइज सेवरल मल्टीनेशनल, रीजनल एंड लोकल कंपनीज। वेल्सपन इंडिया का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, AYM सिंटेक्स लिमिटेड, ट्यूलिप इलेस्टिक्स लिमिटेड, खोसला प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड, हेरन टेक्सटाइल्स लिमिटेड, प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड, ये सब कंपनीज के नाम हम लोग ने सुने होंगे, GM फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। टेक्नो स्पोर्ट्सवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बिलो का जो क्या कहते हैं, ऑर्डर बुकें हमेशा भरी भरी रहेगी, जैसा कि मैंने ट्रांसरेल वाले वीडियो में भी कहा था। अगर आपने इनकेस नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख लेना कि यूजुअली 3 टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक होता है B2C, B2B और तीसरा होता है B2G। तो ये लोग B2B वाले बिजनेस में है, जहाँ पर ये लोग को अगेन प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभाल के लेना पड़ेगा। 5 से 10% के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। अगर कोई भी B2B बिजनेस में 5 से 10% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बिजनेस है, या फिर वो लोग का जो मार्केट में जो है ना मोनोपोली है वो लोग की। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज अमॉन्ग्स्ट आर पीयर ग्रुप इन इंडिया विद द प्रेजेंस अक्रॉस द पॉलिस्टर, कॉटन एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर्स। तो ये तीनों में प्रेजेंस होने वाली बहुत ही कम कंपनी है इंडिया में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही नीश मार्केट में है। मतलब ये लोग तीनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं। शायद कोई कंपनी रहेगी जो पॉलिस्टर प्रोवाइड करती रहेगी, कोई कॉटन करती रहेगी, कोई सिर्फ टेक्निकल करती रहेगी, बट ये लोग तीनों करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेस इनोवेशन, fully integrated yarn manufacturing plant set up at a strategic location with equipment supplied by domestic and globally renowned players। ठीक है। लो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क, प्रोक्योरमेंट, प्रिडिक्टेबल एंड कम्पिटेटिव प्राइसिंग लीडिंग टू एन ओवरऑल एफिशिएंट साइकिल। ठीक है। हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि हम लोग देख लेंगे। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेटजीज एक्सपांडिंग आर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, value addition in existing products and development of new products, harness digitization and technology in production processes with a focus on energy efficiently sustainable practices। तो ये एक चीज़ अच्छी बात है कि बहुत सारी कंपनीज ना सिर्फ वो लोग अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देते हैं, लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही है। कई कोई ना कोई शेप और फॉर्म में टेक्नोलॉजी तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारी कंपनी है जो लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। बट टेक्नोलॉजी में आजकल इतना इतना एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी कि आपको अगर कपड़ा भी बनाना होगा तो भी उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। ठीक है, डिज़ाइन विज़ाइन उस सब में बहुत ज़्यादा काम आता है, और जो भी अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने में भी आपको एक समझ मिल जाती है। कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यार्न फॉर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल एंड यूजेस। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो ठीक ठाक है, काफ़ी सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्टिव वाली भी है, तो हम लोग वो सब भी देखेंगे। बट हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, यहाँ पर पूरा जो भी है काला चिट्टा हम लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई कंपनी क्या
परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर और सिर्फ एक क्वार्टर। ये मैंने ट्रांस रेल वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि अभी पूरा साल खत्म होने आ गया और अभी भी आप सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा भेज रहे हो, ठीक है। बट फिर भी हम लोग उसको एनालाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1800 करोड़ के एसेट्स थे, वो बढ़कर 1900 करोड़ के एसेट्स हो गए। फिर से उसके अंदर जंप आई, अच्छी खासी जंप आई, इनफैक्ट 2200 करोड़ के एसेट्स हो गए। और एक क्वार्टर के अंदर ही 350 करोड़ के आसपास के एसेट्स लोग ने जोड़ दिए और लगभग 2530 करोड़ के आसपास के एसेट्स अभी कंपनी के पास है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 3200 करोड़ का रेवेन्यू था, वो जम कर 3350 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। डेफिनेटली इसके अंदर भी 2-4% का हाइक आया है। फिर उसके बाद एक डिप आया, लगभग 2980 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ, नहीं नहीं बोल के इधर हम लोग को 15%, 10-15% का आराम से इसके अंदर डिप दिखा है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लोग ने कर दिया है एक क्वार्टर के अंदर। अगर हम लोग इसको 4 क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 3200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या, कितना घर लेके जा रहे हो। 3200 करोड़ में आपने घर लेके गए 355 करोड़, यानी कि 11% के आसपास का रेवेन्यू, 11% के आसपास का प्रॉफिट। 3300 करोड़ पे आपने लेके गए सिर्फ 150 करोड़ का रेवेन्यू, सिर्फ 150 करोड़ का प्रॉफिट। तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो सीधा सीधा कम होकर 5% के आसपास का रह गया है, ठीक है। तो ये अगेन थोड़ा सा, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर कम से ज़्यादा होता तो एक अच्छी बात होती, बट ज़्यादा से कम हो गया ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को हिट करेगा। तो वो एक चीज़ फ़िलहाल मुझे इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। 2980 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम लोग देखेंगे तो 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, फिर से 4-4.5% के आसपास का प्रॉफिट है। और 790 करोड़ के इस पे 500 करोड़ के, सॉरी 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी 5.5% के आसपास का कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 380 करोड़ की बोरोविंग्स थी, वो घटकर हो गई 280 करोड़ की बोरोविंग्स, फिर से 380 करोड़ की बोरोविंग्स हो गई और अभी यहाँ पर बोरोविंग्स भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो बोरोविंग्स लगभग 650 करोड़ की हो गई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर दो नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं। पहले तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो बोरोविंग्स है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर आर ओ ई, आर ओ सी और प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो आर ओ ई देखेंगे तो 11.9% का है, आर ओ सी ई 11.80 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.81 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली अच्छा है, बट ये दोनों इतने ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 2700 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में ही कंसिडर की जाएगी। ईपीएस की बात करेंगे तो आईपीओ के पहले ईपीएस था 18.5 का, पोस्ट आईपीओ लगभग 24 का हो जाएगा। पीई की बात करेंगे तो 17.25 का पीई था पहले, और अभी वो पोस्ट आईपीओ 13 के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। तो पीई रेशियो के हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड कंपनी लग रही है। अभी देखते हैं कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। सबसे पहले जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोविंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो लोग प्री पेमेंट ही मतलब हाफ ही कर पाएंगे, फुल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी मांग रही है हम लोग से 400 करोड़ जो कंपनी के जेब में जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपकी बोरोविंग्स है 650 करोड़, तो पूरा तो कर नहीं पाओगे आप। 400 में से मान लो 200 करोड़ पे कर पाओगे, जो कि ठीक ठाक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इन्वेस्टमेंट इन आर सब्सिडरी कंपनी, जिसका सनातन पॉलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, और उसका भी क्या कहते हैं, ये लोग को कुछ सर्टेन बोरोविंग्स जो लोग वो कंपनी के नाम पर भी है, तो ये लोग को वो भी क्या कहते हैं, वो भी ये लोग को कम करनी है। तो डेफिनेटली मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लोग अपने कर्ज खत्म करना है, इसके लिए लोग पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, या कंपनी में क्या अच्छा बुरा लग रहा है। तो अभी मुझे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बोरोविंग्स एक पार्ट है जो मुझे इतना फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। कंपनी के पास पैसे आने का तभी कितना बोरोविंग्स कम होती है वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ ये लोग प्रॉफिट मार्जिन है वो ये लोग अभी आप देखोगे 5% के आसपास खेल रहे हैं। बी टू बी बिजनेस के हिसाब से बुरा नहीं है, बट आपने स्टार्ट में 11% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन लिया था, तो ये कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत की बात है। पहले आप 11% पे खेल पा रहे थे, अभी आप 5% के आसपास खेल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। अगर इसको हम लोग बढ़ा के 7-8% भी कर देंगे तो एक अच्छा नंबर हो जाएगा। एसेट्स अच्छा खासा बड़े हैं, रेवेन्यूज भी मतलब इधर डिप आया था, अभी वापस से लोग रिकवरी एक फेज़ में है, रेवेन्यू वापस उसी कांस्टेंट स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी खासी दिखनी चाहिए। फिलहाल ये कंपनी मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। कुछ कुछ चीज़ों में ठीक ठाक है कंपनी, बट इतनी ज़्यादा भी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से मैं एटलीस्ट वेट करूँगा, कंपनी एक बार लिस्ट हो जाएगी एक्सचेंज पर, फिर उसके बाद 1-2 क्वार्टर देखने के बाद
कंपनी का परफॉर्मेंस टेक्निकली फंडामेंटली परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर उसके बाद मैं इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैं यूजुअली आईपीओ में भी अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। बाय द वे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कंपनी कैसा लग रहा है, बिजनेस मॉडल कैसा लग रहा है, इंडस्ट्री कैसी लग रही है, और क्या आप इसके अंदर अप्लाई करने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।